वामपंथ समानता का विचार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वामपंथ संघर्ष का विचार है। वामपंथ का मूल विचार संघर्ष है। तो अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष अमीर और गरीब की समानता स्थापित करने के लिए नहीं है। वह अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए है। यह एक मूल बात है जो हमें समझनी चाहिए कि वामपंथ किसी समानता को स्थापित करने का उसका जो स्लोगन है, वह उसका इरादा नहीं है। उसका इरादा है संघर्ष, उसका इरादा है कॉन्फ्लिक्ट। तो वह कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने की विधि है, वही वामपंथ है। वामपंथ को हमारी पीढ़ी जिस रूप में जानती है, वह आज के दृष्टि में वामपंथ जिस रूप में है, उससे बहुत ही अलग तरह के रूप में है। और इस पर ही मैं आज की अपनी चर्चा केंद्रित रखना चाहूँगा कि आज वामपंथ किन रूपों में हमारे बीच है और वह किस तरह से हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। वामपंथ से लोग सामान्यतः समझते हैं कम्युनिज्म, जो पिछली शताब्दी का वामपंथ के शुरुआत का आज से 100 साल पहले वामपंथ का एक ही अर्थ था, कम्युनिज्म। यानी आर्थिक समानता का विचार, जो कि पूरी दुनिया में गरीब और अमीर के अंतर को मिटाकर और सभी को एक समान आर्थिक स्थिति में, मैं स्वतंत्रता भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल ही नहीं कहूँगा, आर्थिक स्थिति में ला देने का विचार था। तो लोगों ने यही समझा कि समानता वामपंथ का मूल है और इस बात से लोग बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और यह बहुत ही यूटोपियन विचार लगता है कि सभी समान हों और दुनिया में कोई ऊंचा-नीचा नहीं हो, कोई बड़ा-छोटा नहीं हो, कोई अमीर-गरीब नहीं हो और हम सभी इस बात से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और इसी बात की वजह से हम सभी वामपंथ की ओर आकर्षित होते हैं। तो अपनी किशोरावस्था में मैं भी आकर्षित हुआ था, मेरा परिवार भी एक समय में वामपंथ की ओर से बहुत जुड़ा हुआ था। मेरे नाना जी बहुत बड़े वामपंथी नेता गिने जाते थे और परिवार के अंदर जैसे बचपन हमारा बीता तो घर में मैक्सिम गोर्की की किताबें, तो रूसी साहित्य उस ज़माने में हमारी पीढ़ी के लोगों को बहुत सहजता से मिल जाता था, सस्ता भी होता था और किसी भी बुक फेयर में जाते थे तो 4-5 रुपए अगर जेब में होते थे, तो उसमें और कुछ खरीदने की अवस्था नहीं होती थी, तो सबसे आसानी से यह रूसी साहित्य हम लोग खरीद पाते थे। तो उसके बाद जैसे-जैसे वामपंथ का विकृत रूप सामने आने लगा, जो राजनीतिक दृष्टि से विकृत था, तो जैसा कि अक्सर होता है 15 से 22-23 तक लोग वामपंथ की ओर होते हैं और फिर वह उससे दूर जाने लगते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ और 21-22 की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते मैं वामपंथ के भ्रमजाल से बाहर निकल आया था और लेकिन आज की दृष्टि में, आज की स्थिति में मैं बिल्कुल इसके अलग एक बात कहना चाहता हूँ। वामपंथ समानता का विचार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वामपंथ संघर्ष का विचार है। वामपंथ का मूल विचार संघर्ष है। तो अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष अमीर और गरीब की समानता स्थापित करने के लिए नहीं है। वह अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए है। यह एक मूल बात है जो हमें समझनी चाहिए कि वामपंथ किसी समानता को स्थापित करने का उसका जो स्लोगन है, वह उसका इरादा नहीं है। उसका इरादा है संघर्ष, उसका इरादा है कॉन्फ्लिक्ट। तो वह कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा करने की विधि है, वही वामपंथ है। और यह मैं क्यों कह रहा हूँ? क्यों वामपंथ के वर्तमान स्वरूपों को देखें तो आपको यह बात समझ में आती है कि उसमें समानता का कोई विचार नहीं है। उन लोगों ने इस बात को समझा कि जब आप समानता प्रॉमिस करते हैं और समानता के नाम पर कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, तो थोड़े दिनों बाद लोग रिजल्ट खोजने लगते हैं। कहाँ गई समानता?
तो जब रूस में क्रांति हो गई और फिर चीन में क्रांति हो गई और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में वामपंथ सत्ता में आ गया, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस आने लगे कि भई जो प्रॉमिस किया था वह कहाँ गया? तो अ, तो अब उन प्रॉमिसेस को पूरा करने की समस्या आई। तब वामपंथ ने एक बड़ा और बहुत पहले उसके पहले यह इस बात को उन लोगों ने समझ लिया था कि यह समस्या आने वाली है। लोग को हमने जो समानता का भ्रम दिखाकर अपने साथ जोड़ा है, तो लोग समानता एक्सपेक्ट करेंगे जिसको हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो वामपंथ ने पिछली सदी में करीब-करीब 100 साल होने वाले हैं, एक एडजस्टमेंट किया अपनी नीति में और एक सांस्कृतिक मार्क्सवाद जिसको आज कहते हैं, वही आज के दिन में दुनिया में वामपंथ की स्थापित और मेन स्ट्रीम है। वामपंथ की मेन स्ट्रीम आज के दिन में दुनिया में कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म 1990 के आसपास दुनिया से उजड़ गया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वामपंथ उजड़ गया। तो वामपंथ ने जो एडजस्टमेंट किया था करीब 100 साल पहले, इस बात को समझते हुए कि द प्रोमिसेस वी आर मेकिंग वी आर नॉट गोइंग टू कीप एंड पीपल आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। लोग सवाल पूछेंगे, लोग प्रश्न पूछेंगे, आपके वादों का क्या हुआ? समानता कहाँ गई? तो उन लोगों ने नए किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप करना शुरू किया। तो जर्मनी में एक यह सामाजिक आर्थिक संघर्षों की बजाय सामाजिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया। तो जर्मनी में कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल पैसे वाले ज्यूज थे। उन लोगों जो पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, पर इस बात को उन्होंने समझा, तो उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च। यह आज के दिन में भी अ, जर्मनी में नहीं रहा फिर। जर्मनी में जब हिटलर आया और हिटलर भी, इस पर भी मैं बाद में कभी चर्चा करूँगा कि हिटलर भी मूल रूप से वामपंथी था। लेकिन कम्युनिस्टों से उसकी जो राइवलरी थी, उसका कॉन्फ्लिक्टों से जो विवाद था, वह विवाद और जो संघर्ष था उसका, वह आइडियोलॉजी का संघर्ष नहीं था, वह ब्रांडिंग का संघर्ष था। जैसे एक गैंगस्टर का दूसरे गैंगस्टर से होता है, वो ऐसा संघर्ष था। तो एक तरह की राइवलरी थी। तो इस बारे में अलग से चर्चा करेंगे जब आर्थिक मार्क्सवाद की चर्चा अगर करेंगे, तो कि वामपंथ में, कम्युनिज्म में और हिटलर के आर्थिक नीतियों में क्या समानताएं थीं और कितनी अधिक समानताएं थीं, इस पर जब हम चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे कि बोथ हिटलर एंड मुसोलिनी वेर वेरी 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 लेफ्टिस्ट्स इन देयर मेथड्स। लेकिन जो अ, स्थापित मार्क्सवाद था, उनसे उनको राइवलरी थी। नाज़ी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की राइवल बन के उभरी, ना कि एक विरोधी विचारधारा बनकर। और जो भी आर्थिक नीतियाँ थीं, वही आर्थिक नीतियाँ थीं उनकी, लेकिन उसके पीछे का थोड़ा-सा सामाजिक ढाँचा अलग था। तो खैर जो भी हुआ, हिटलर और वामपंथियों के बीच में, मार्क्सवादियों के बीच में जब संघर्ष हुआ, तो ये सारे वामपंथी वहां से भागे और अमेरिका पहुंचे। और अमेरिका ने इनको इस बात के लिए शरण दी कि हिटलर जब शत्रु घोषित हुआ, तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसलिए अमेरिका ने इन लोगों को जगह दी। और भी कारण है। कुछ रूज़वेल्ट के अपने वैचारिक झुकाव भी था, रूज़वेल्ट का वामपंथ की ओर बहुत अधिक वैचारिक झुकाव था, जो रूज़वेल्ट की आर्थिक नीतियों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो रूज़वेल्ट ने इन सारे लोगों को अमेरिका की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े-बड़े पोज़ीशंस दिए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में खास तौर से, और फिर धीरे-धीरे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में यह वामपंथी विचारधारा के लोग, मार्क्सवादी विचारधारा के लोग फैल गए। तो ये जो स्कूल था, स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च, ये अमेरिका में पहुंचकर फ्रैंकफर्ट स्कूल कहलाया। और आज के दिन में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, लेकिन यह एक स्कूल ऑफ थॉट की तरह से एक विचार का स्कूल है। एक समान तरह के विचार का, ऐसी कोई बिल्डिंग वाली स्कूल नहीं है, पर ये एक विचार का स्कूल है और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि समाज में लगातार तरह-तरह के नए-नए संघर्षों की खोज करता है कि किस तरह से हम समाज में संघर्षों की स्थापना करें और किन रूपों में संघर्षों की स्थापना करें कि यह उनका ब्लफ पकड़ा न जाए। तो यह जो ब्लफ था आर्थिक समानता का, इसमें तो क्लियर कट रिजल्ट चाहिए। एक गरीब आदमी क्या चाहता है? एक गरीब आदमी अमीर होना चाहता है। तो जब आप उसको कहते हैं तुम्हें समानता मिलेगी, तो वह यह समझता है कि मैं अमीर हो जाऊँगा। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं।
उसे कहा जाता है कि यह अमीर जो है, या पैसे वाला व्यक्ति जो है, या संपन्न वर्ग जो है, यह तुम्हारा शत्रु है, तुम इससे संघर्ष करो। यह नहीं कहा जाता, वह इसका अर्थ समझता है कि इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मैं स्वयं संपन्न हो जाऊँगा। जब वह उसे यह नहीं मिलता, तो उसका जो मोह भंग होता है, इसको बाईपास किया गया। अब अश्वेत का श्वेत से संघर्ष, तो अश्वेत व्यक्ति तो श्वेत हो नहीं सकता, तो आप उसमें आउटकम डिफाइन नहीं करते हैं, कोई आउटकम डिफाइन नहीं करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अश्वेत व्यक्ति को श्वेत व्यक्ति से बराबरी चाहिए, किस रूप में चाहिए? इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है। अब वो इतिहास में चले जाएँगे, तो इतिहास में एक समय में आप पर अत्याचार हुआ था, एक समय में आपके साथ अन्याय हुआ था, इसलिए आप उनसे संघर्ष करें। संघर्ष करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इसको डिफाइन करने की चूँकि कोई मजबूरी नहीं है, चूँकि गोल डिफाइंड नहीं है, तो आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है, इस बात का भी यह ब्लफ कॉल नहीं होता उनका। तो ऐसे-ऐसे संघर्ष किए गए। पुरुषों के स्त्रियों से संघर्ष खड़े किए गए। समाज में जातिगत संघर्ष खड़े किए गए। तो जहाँ कहीं भी स्कोप था, मैं यह नहीं कहता हूँ स्कोप नहीं था, स्कोप था। जहाँ कहीं भी फॉल्ट लाइन्स पकड़ी उन्होंने, और उन फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल करके उन्होंने संघर्षों का निर्माण किया, नित नए संघर्षों का निर्माण। क्यों? तो समाज की व्यवस्था को हर तरह की स्थापित व्यवस्था को जिस तरह से भी हो सके तोड़ने का काम किया। तो किन-किन ब्लॉक से, बिल्डिंग ब्लॉक से हमारी सभ्यता बनी है। तो किन बिल्डिंग ब्लॉक से हमारी सभ्यता बनी है? व्यक्ति। व्यक्ति क्या करता है? एक परिवार बनाता है। परिवार क्या करता है? एक गाँव, समाज बनाता है। वह एक राष्ट्र बनाता है। उसके बाद एक सभ्यता विकसित होती है, उसको जोड़ने वाला एक धर्म होता है। तो यह धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, यह राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हैं, यह परिवार के विरुद्ध भी खड़े हैं। तो यह जो जिन किसी भी चीज़ों से हमारी सभ्यता विकसित होती है, वे उसको डिसमेंटल करने के लिए उन सब के विरुद्ध खड़े हैं। राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हैं, या कि राष्ट्र नहीं होना चाहिए, राष्ट्र की सीमाएँ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से युद्ध होते हैं। तो धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म जो है वो व्यक्ति का शोषण का टूल है, धर्म एक अफ़ीम है। तो जिन भी चीज़ों से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, वह उसको हमला करते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और उसको तोड़ के वह क्या अचीव करना चाहते हैं? तो वे हर व्यक्ति को आइसोलेट कर देना चाहते हैं, यहाँ तक परिवार। तो परिवार की व्यवस्था को इन लोगों ने किन-किन रूपों में अटैक किया है? तो परिवार की व्यवस्था को अटैक किया है पहले तो, और ये बड़ा अद्भुत सुनाई देता है और बहुत लॉजिकल सुनाई देता है। सिर्फ़ इसके पीछे की नीयत खराब होती है। तो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, स्त्रियों को परिवार के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। स्त्रियों को उनका अधिकार मिलेगा, और परिवार के अंदर ही मिलेगा, इसलिए परिवार की व्यवस्था को बचाकर रखने से ही स्त्रियों को अधिकार मिलेगा, या स्त्रियों को जहाँ कहीं भी अधिकार मिले हैं, वह परिवार की व्यवस्था के अंदर मिले हैं। स्त्रियों को अगर शिक्षा मिली है, तो वह परिवार ने दी है। जिनके पास परिवार नहीं है, उन्हें कोई शिक्षा नहीं देता। जिनके पास परिवार नहीं है, वे आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाते। उनको आर्थिक गरीबी मिलती है, आर्थिक अ, दूसरे पर आर्थिक निर्भरता मिलती है। तो यह लॉजिक काम नहीं करता। तो इनका लॉजिक कहाँ काम करता है? कि परिवार जो है, स्त्री के अधिकारों के हनन करने का टूल है। परिवार को स्त्री के विरुद्ध खड़ा करो। इसको आप उठाकर ले जाएँ कम्युनिज़्म की ओर। इसलिए मैं कहता हूँ, नारीवाद जो है, स्त्रियों के लिए कम्युनिज़्म है। तो जैसे वर्कर्स को इन लोगों ने खड़ा किया, किसके विरुद्ध? इंडस्ट्री के विरुद्ध। वर्कर्स को इंडस्ट्री के विरुद्ध खड़ा किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वर्कर्स को पहले से अधिक सैलरी मिलने लगी? नहीं। फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, वर्कर बेरोज़गार हो गए। यही काम उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों के साथ किया, स्त्रियों को परिवार के विरुद्ध खड़ा किया। तो नारीवाद स्त्रियों को अधिकार देने का आंदोलन नहीं है, स्त्रियों को सशक्त बनाने का आंदोलन नहीं है। यह स्त्रियों को परिवार से तोड़कर अलग करने का आंदोलन है, जिससे कि परिवार नाम की व्यवस्था नष्ट हो जाए, और जैसे कि मज़दूर बेरोज़गार हो जाए, स्त्रियाँ अकेली हो जाएँ, और उनका शोषण किया जा सके। इसको आप उसके अ, रूट में जाकर देखें, जहाँ से यह शुरू हुआ अमेरिका में, जो जिसको सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़्म कहते हैं, जो 50s और 60s के दौर में शुरू हुआ। उस समय की बड़ी अद्भुत कहानियाँ हैं, कि जिस तरह से वहाँ पर परिवार का विघटन शुरू हुआ वामपंथ के आने के बाद से। उसमें एक महिला का ज़िक्र आता है, जो कि एक जिनको कहा जाता है कि वह नारीवाद की कार्ल मार्क्स थी, या नारीवाद की लेनिन कही जाती हैं।
तो वो है केट मिलेट। तो केट मिलेट ने वह पहुँची यूनिवर्सिटी में और उसने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी जिसका नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और उसको बेस्ट सेलर बनाया गया, उसको खूब पब्लिसिटी दी गई और केट मिलेट की तस्वीर टाइम मैगज़ीन के कवर पर छपी और वह अमेरिकी नारीवाद की पोस्टर गर्ल बनकर उभरी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद उस महिला के साथ अपने जीवन में क्या हुआ, वह किस मानसिक अवसाद से गुजरी, उसका अपना परिवार टूटा, फिर वह लेस्बियन हो गई, फिर वह बिल्कुल शी वाज़ अ मेंटल रेक, बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। और यह मैं नहीं कह रहा, या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कह रहा, यह उनकी अपनी छोटी बहन कह रही है, जो एक समय में अपनी बड़ी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारीवाद का झंडा उठाने के लिए चली थी। उसे लगा था कि उसकी बड़ी बहन कुछ बहुत बड़ा काम कर रही है, तो वह उसके साथ आई। क्योंकि वो फेमस थी, शी वाज़ द फेमस एल्डर सिस्टर, तो छोटी बहन उसके साथ-साथ आई। लेकिन जब उसे समझ में आया ये तो पागलपन है, तो उसने कहा जो जिस तरह का उन लोगों की जिस तरह की व्यवस्था थी, आप क्या करना चाहती हैं? तो हम पैट्रियार्की का विरोध करना चाहते हैं। कैसे विरोध करना चाहते हैं? तो हम पैट्रियार्की का विरोध कराएँगे पुरुषों के अधिकारों को नष्ट करके, पुरुष की शक्ति को नष्ट करके। वह कैसे नष्ट करेंगे? तो हम प्रोमिस्क्यूइटी से, सेक्सुअल उच्छृंखलता से। यह घोषित उद्देश्य था। Promiscuity was the declared aim of feminism, and just to destroy the patriarchy, or in other words, just to destroy the structure of the society. दूसरा एक तरीका क्या है? तो एक उदाहरण है। दूसरा एक तरीका कहाँ है जहाँ से परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? वह है अभी नया-नया चल रहा है एलजीबीटीक्यू मूवमेंट। तो अब जो भी समाज की व्यवस्था है, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। किसी व्यक्ति का सेक्सुअल प्रेफ़रेंस कुछ भी हो, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ले और भारतीय समाज जहाँ तक सवाल है, इस मामले में अपने आप को दूर रखता है। एक व्यक्ति के सेक्सुअल लाइफ़ से भारतीय समाज अपने आप को दूर रखता है। यह इंग्लैंड में एक समय में था कि गे होना अपराध था। तो भारत में भारतीय समाज इस बात को लेकर कभी भी सर नहीं खपाता। कोई अपने बेडरूम में क्या करता है, यह उसकी सरदर्द है। इसको लेकर हम कभी भी सर नहीं खपाते। लेकिन अपनी सेक्सुअल लाइफ़ को लेकर सड़क पर आना कि हम किए हैं। अबे तुमसे कौन पूछ रहा है, तुम क्या हो? व्हाई डू आई केयर एंड व्हाई शुड आई केयर? नहीं, अब हर जगह घोषित करना कि हम गे हैं, फिर घोषित करना कि हमें बच्चे पालने हैं, हमें बच्चे अडॉप्ट करने हैं। भाई आप गे हैं तो आपको बच्चे क्यों अडॉप्ट करने हैं? आप क्यों समाज पर पैरासाइट बनना चाहते हो? जब आप बच्चे पैदा नहीं करते हो, तो आप बच्चों का जीवन क्यों खराब कर रहे हो? बच्चों का भी तो अधिकार है कि वह एक माँ और एक बाप के साथ बड़े हों। बच्चे 2 माँ के साथ या 2 बाप के साथ बड़े हों, तो यह उनके विकास के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है या नहीं है, यह निर्धारित करना। लेकिन ये सारे काम वो कहाँ से करते हैं? तो यह सारे काम वे लेजिस्लेशन को बीच में लाकर करते हैं, लीगैलिटी को बीच में लाकर। तो यह जो समाज पर हर दिशा से परिवार की इस व्यवस्था पर जो हमला हो रहा है, यह मार्क्सवाद का लेटेस्ट टूल है, और यह अ, इससे उसका उद्देश्य पता चलता है। तो मैं कहता हूँ हर जगह वामपंथ को कैसे पहचानें? आज के दिन में वामपंथ को आप लाल झंडे से या ट्रेड यूनियन से या कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से नहीं पहचान सकते। वामपंथी आज के दिन में कम्युनिस्ट पार्टी तक सीमित नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, हर जगह से कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में से बाहर हो गई। यह वामपंथ की हार नहीं है, यह वामपंथ की चाल है। वामपंथ अपने आप को वामपंथ ने क्या किया है कि राजनीतिक शक्ति से बाहर निकाला है। वामपंथी को कैसे पहचानें? आज के दिन में वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो ज़रूरी नहीं है। वह कांग्रेस में हो सकता है, वह भाजपा में हो सकता है, सबसे ज़्यादा आजकल उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो आम आदमी पार्टी है। वह बसपा में हो सकता है, सपा में हो सकता है, हर रूप में, हर जगह वामपंथी विचार को लेकर व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता है, क्योंकि राजनीति जो है सो वामपंथ सिर्फ़ एक राजनीतिक विचार नहीं है। इस पर मैं आगे आऊँगा। वामपंथ सत्ता की लड़ाई लड़ता है। वामपंथ को सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता तो हम सभी जानते हैं जिस रूप में कि वह सत्ता जो है राजनीतिक लड़ाई से आती है। जी नहीं, वामपंथ की सबसे बड़ी जीत इस बारे में है कि उन्होंने इस बात को पहचाना कि वामपंथ को सत्ता
राजनीतिक रास्ते से मिले ज़रूरी नहीं है, सत्ता के बहुत सारे स्रोत। हम सभी जानते हैं कि सत्ता यानी चुनाव लड़ो, चीफ मिनिस्टर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, तब सत्ता मिलती है। सत्ता के बहुत सारे स्तंभ होते हैं। तो इस बारे में जो वामपंथी सोच है, उसके रूट में मैं जाऊँगा। 1920-30 के दशक में एक इटालियन इंटेलेक्चुअल हुआ था, पॉलिटिशियन भी था, पार्लियामेंटेरियन भी था और बाद में उसे मुसोलिनी ने उठाकर जेल में डाल दिया, एंटोनियो ग्राम्स्की। एंटोनियो ग्राम्स्की को जिस बात के लिए जाना जाता है और बहुत कम उम्र में उस व्यक्ति की जेल में बहुत बीमार पड़ा, फिर जेल से बाहर निकलकर ट्यूबरकुलोसिस से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की सबसे बड़ी देन है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, वह है आइडिया ऑफ हेजीमोनी। उसने हेजीमोनी का सिद्धांत दिया कि समाज में असली सत्ता उसकी होती है जिसकी सोशल हेजीमोनी होती है। अब हेजीमोनी क्या है? हम और आप एक खास तरीके की सोच रखते हैं और एक खास तरीके से व्यवहार करते हैं। एक कपड़े पहनते हैं तो खास तरीके से कपड़े पहनते हैं। एक तरह का व्यवहार जो है वो समाज में एक्सेप्टेबल है और दूसरे तरह का व्यवहार समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस आइडिया को हेजीमोनी कहते हैं कि किसकी हेजीमोनी है, उसका विचार जो है समाज का स्थापित विचार है। जरूरी नहीं है कि उसकी सत्ता भी हो, उसकी राजनीतिक सत्ता भी हो, लेकिन अगर आपका विचार समाज का स्थापित विचार है, तो आप एक तरह से सत्ता में हैं। अगर आप समाज की सोच को प्रभावित करते हैं, तो आपकी सत्ता है। इस बात को एंटोनियो ग्राम्स्की ने पहचाना और अपनी प्रिज़न डायरीज़ में उसने जब बहुत साल जेल में रहा, तो वह छुप-छुप कर अपनी डायरीज़ बनाता था और लिखता था और उसे बाहर की ओर स्मगल करके बहुत बहुत सारी डायरीज़ लाई गई। तो वह यह विचार जो है हेजीमोनी का सिद्धांत वामपंथियों के बीच बहुत प्रचलित हुआ और उन्होंने पहचाना कि सत्ता पर कब्जा करने का एकमात्र तरीका राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना नहीं है। समाज की सांस्कृतिक सत्ता पर, समाज की सामाजिक सत्ता पर कब्जा करना उसका सत्ता पर कब्जा करने का अधिक स्थायी तरीका है और अधिक प्रभावी तरीका है और उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं। आज के दिन में एक पत्रकार जो है, उसकी बहुत पावर है। हम कहते हैं बहुत पावरफुल है। आज के दिन में सत्ता को प्रभावित कर सकता है एक पत्रकार। आज के दिन में चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वह सबसे ज़्यादा किस बात को प्रभावित करता है? हमारी और आपकी सोच को। और हमारी आपकी सोच को प्रभावित करके वह सड़कों पर हज़ारों की भीड़ जुटा सकता है, वह दंगे करवा सकता है, वह सरकार को झुका सकता है। सरकार जनमत से चुनी हुई सरकार एक नियम बनाती है, जिस भी वजह से सामान्य जनता उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है, सामान्य जनता उसकी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ हज़ार की भीड़ सड़कों पर जुट कर आती है और दंगे करती है और हिंसा फैलाती है और उस बात को आर्थिक सुधारों को अ, अ, बहुत लाखों गरीबों के हितों में लिए गए फैसलों को वे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यह सत्ता आप नियम बना सकते हो, नियम को इम्प्लीमेंट करने से वो आपको रोक सकता है। तो उसकी अपनी शक्ति है, उसकी अपनी सत्ता है। वह सत्ता कहाँ से आती है? कैसे वह सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटाकर लाता है? वामपंथ का यह रूप बड़ा रोचक है। तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने जब पहचाना कि सत्ता का यह जो रूप है, जिसमें कि आप नॉन पॉलिटिकल तरीके से लोगों के विचारों को प्रभावित करके समाज को अपनी मनचाही दिशा में ले जाते हैं। यह जो हेजीमोनी है, इसके टूल्स पर कब्जा करना है। तो इसके टूल्स कौन-कौन से हैं? इसके टूल्स हैं, आप देखें जो यूरोपियन अ अ, व्यवस्था थी, उसमें एक सत्ता के 2 टूल तब भी थे। एक था स्टेट, किंग और दूसरा था चर्च। तो चर्च के हाथ में शिक्षा थी, चर्च के हाथ में सामाजिक संचार के माध्यम थे। चर्च जो था समाज की नैतिकता को कंट्रोल करता था। तो चर्च वाज़ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर। तो चर्च जैसे-जैसे कमज़ोर होता गया वेस्टर्न सोसाइटी में, वो सारे सोर्सेज़ ऑफ पावर जो थे, चर्च के हाथ से निकले और वामपंथियों ने उन पर कब्ज़ा किया। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर कब्ज़ा किया, उन्होंने एजुकेशन पे कब्ज़ा किया, उन्होंने शिक्षा पर कला पर कब्ज़ा किया, साहित्य पर कब्ज़ा किया, सिनेमा आया तो सिनेमा पर फटाफट कब्ज़ा किया। उन्होंने इस बातों को पहचाना, इनकी शक्ति को पहचाना। आज एक समय में जब हमारे यहाँ एक सामान्य भारतीय परिवार में सिनेमा में जाना या थिएटर में जाना, नाटक करना, संगीत में जाना, इन बातों को अच्छा नहीं माना जाता था या कम से कम
मेन स्ट्रीम लाइवलीहुड का साधन नहीं माना जाता था। पत्रकारिता को हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन नहीं समझते थे, खासकर बहुत फ़ायदे का प्रोफ़ेशन नहीं समझते थे। ऐसे समय में वामपंथियों ने इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्ज़ा किया और उसकी शक्ति को पहचाना। इसलिए आज के दिन में इन सभी जगह कला में, सिनेमा में, अ, साहित्य में, अ, इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लॉ में, हर जगह वामपंथियों का कब्ज़ा है। तो ये इन लोगों ने जो अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ पावर उन पर कब्ज़ा किया और आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन सरकार वही करेगी जो समाज की हेजेमोनी होगी, सरकार उससे बाहर नहीं जा सकती। तो सरकार से अपने पसंद का काम करवाते हैं। तो असली सत्ता उसकी नहीं होती जो कुर्सी पर बैठा होता है। असली सत्ता उसकी होती है जो जिसकी बात कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है। जिसकी बात सुनने को कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति बाध्य होता है, उसकी असली सत्ता। तो उन सारे टूल्स पर इन लोगों ने कब्जा किया, जुडिशियरी पर कब्जा किया, मीडिया पर कब्जा किया। तो इसका फायदा क्या है? इन अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ पावर को की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इन्हें जनता के पास नहीं जाना पड़ता। जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें 5 साल के बाद जनता के पास जाना होता है, जनता उनसे सवाल पूछती है, उन्हें जवाब देना होता है, इसलिए वे जनता को रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो वो चाहे आप उन्हें हम उन्हें कितना भी करप्ट कह लें, हम उन्हें कितना भी बुरा-भला कह लें हमारे पॉलिटिशियंस को, लेकिन एक बात तो सही है कि हर 5 साल बाद हमें मौका मिलता है, उनमें से कम करप्ट को चुनने का। लेकिन एक जज को चुनने का आपके पास कोई मौका नहीं। एक जज जितना मर्ज़ी उतना करप्शन कर ले, आप उस पर उँगली भी नहीं उठा सकते, आप उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते। एक पत्रकार चाहे जितना झूठ बोल ले, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपके बोलने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ एक प्रोफ़ेसर चाहे जितनी बकवास कर ले, बच्चों को के दिमाग में चाहे जितना ज़हर भर दे। इतिहास की किताबों में चाहे कोई बंदा कितनी भी बड़ी-बड़ी, बड़ी से बड़ी झूठ लिख के निकल जाए, पर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो पावर का असली मज़ा तो तब है जब उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब आप कुर्सी पर बैठे हैं और आपको पता है कि आपको 5 साल बाद वापस पब्लिक के पास जाना है और जवाब देना है, तो वह कौन-से मज़े की पावर है? उस पावर की तो बहुत लिमिटेड स्कोप है। लेकिन वो बंदा जो ज़िंदगी भर एक ऐसी कुर्सी पर बैठा है, जो किसी भी पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं है, जिससे कोई व्यक्ति कोई सवाल नहीं पूछता, उसकी पावर तो प्रधानमंत्री से कई गुना अधिक है। तो इसलिए वामपंथियों को ये सारे पावर के सेंटर्स पसंद आते हैं। तो वामपंथ के किन रूपों की हम बात कर रहे हैं? वामपंथ का जो एक क्लासिकल रूप था मार्क्सवाद, वह आउट ऑफ फैशन है। मार्क्सवाद का जो एक रूप है समाजवाद, जो समाज के आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है। पूरी तरह से सरकार अपने कब्जे में नहीं लेती है आपकी आर्थिक गतिविधि को मार्क्सवाद की तरह या कम्युनिज्म की तरह, लेकिन उसको कंट्रोल करती है। यानी आप बिना सरकार की मर्जी के आप एक फैक्ट्री नहीं खोल सकते। आप की हर बात के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना है या लाइसेंस लेना है। हर चीज़ में एक सरकारी अधिकारी घुसा हुआ है। आपकी कमाई पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज़ा सरकार करना चाहती है। भारत में तो 20% टैक्स होता है, 30% टैक्स होता है, यहाँ 40, यहाँ 50% तक टैक्स होता है। तो दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग रूपों से फिर हम कहते हैं कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। तो हम भाई बंदा आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करने की क्या आवश्यकता है? हर किसी को अवसर दीजिए, हर कोई काम करे, पैसे कमाए, अपने आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। मुझे अपने घर में काम करने के लिए मुझे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। वो आएगा आएगा हमारी गाड़ी चलाएगा, मैं उसे सैलरी दूँगा। मेरा वेल्थ अपने आप उसमें रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरे घर में एक गार्डनर काम करेगा, माली काम करेगा, मेरा बागान ठीक करेगा, मैं उसे पैसे दूँगा। मेरा वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यह एक अपने आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, लेकिन यह नहीं चाहिए। इसे एक केंद्रीय सत्ता रिडिस्ट्रीब्यूट करे। हम आपसे टैक्स लेंगे और आपसे टैक्स लेके हम पब्लिक को बाँटेंगे। तो यह दूसरा तरीका है वामपंथ का, समाजवाद। तीसरा तरीका है सांस्कृतिक समाजवाद, सांस्कृतिक मार्क्सवाद। वह सांस्कृतिक कल्चरल मार्क्सिज्म। वह सबसे प्रिवेलेंट तरीका है और आजकल के नए युवा और युवती सबसे अधिक वहाँ फँसते हैं। जहाँ पर समाज के सभी स्थापित मूल्यों पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। जैसे उसी का एक भाग है जिसको कहते हैं वे क्रिटिकल थ्योरी।
कि हम हर किसी पर, हर चीज़ पर, हर विषय पर प्रश्न उठाने का हमारा अधिकार है, कुछ भी प्रश्न से परे नहीं है। परिवार पर प्रश्न उठाएँगे, माता-पिता पर प्रश्न उठाएँगे, धर्म पर प्रश्न उठाएँगे, भगवान पर प्रश्न उठाएँगे, सत्ता पर प्रश्न उठाएँगे, हर तरह से। एक समय में जो कुछ भी सेक्रेड था, हर किसी को हम पर प्रश्न उठाएँगे, कोई भी प्रश्न के दायरे से बाहर नहीं है। यह एक तीसरा तरीका है। तो प्रश्न उठाना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उसकी नीयत क्या है? आप प्रश्न किस लिए उठाते हैं? आप इसलिए प्रश्न उठाते हैं कि आप समाज की हर व्यवस्था को नष्ट करके और समाज में पूर्ण अराजकता पैदा करें। यह जो नीयत है, यह वामपंथ की नीयत है। इसलिए मैं कहता हूँ, वामपंथ को उसकी नीयत से पहचानें। तो उसकी नीयत फिक्स है, उसके रूप बदलते रहते हैं, उसकी नीयत फिक्स है। उसकी नीयत क्या है? कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करके सत्ता पर कब्जा करना और सत्ता पर कब्जा करके हमारी और आपकी जिंदगी को अपने बनाए हुए नियमों से चलाना। यह जो पावर की भूख है, यह मार्क्सवाद की या वामपंथ की सेंट्रल थीम है। और इसी काम को करने के लिए वह अलग-अलग देश में, अलग-अलग समाज में, अलग-अलग रूपों से वे सामने आते हैं और वे अलग-अलग रूपों से समाज को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और यह एक संघर्ष है, यह और हमारे नए लोग, वह इसमें सबसे अधिक फँसते हैं। खास तौर से और बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी नीयत के लोग इसमें फँसते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी वामपंथी जो हैं या सभी लोग जो वामपंथ का समर्थन करते हैं, वे बुरे लोग हैं। हम में से जिस किसी के भी हृदय में यह बात होती है कि चीज़ों को परफेक्ट होना चाहिए, हम चीज़ों को परफेक्ट बना दें और हमें पता है कि हम चीज़ों को परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। ऐसे सभी लोग जो आदर्शवादी होते हैं, वे सभी इसके जाल में अवश्य फँसते हैं और अधिक से अधिक फँसते हैं। जबकि आप एक तरह से देखें, चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं भाई, चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, कभी भी नहीं होती हैं। हर चीज़ की एक कीमत होती है और परफेक्शन की जो कीमत होती है, वह इंडेफिनिट होती है, वह इमेंस होती है, मतलब क्या कहें, वो अनंत होती है और उतनी कीमत कोई भी नहीं दे सकता। किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने की जो कीमत होती है, वह कोई भी समाज नहीं दे सकता। अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम परफेक्शन के फेर में नहीं पड़ेंगे। तब हमारे सोच की दिशा क्या होती है कि भाई, हम कैसे स्थितियों को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इन गिवन सर्कमस्टांसेस व्हाट इज आवर बेस्ट ऑप्शन एंड हाउ कैन वी अचीव दैट बेस्ट ऑप्शन। अगर हम यह माइंड्स कुछ लोग यह माइंडसेट रखते हैं, कुछ लोग यह माइंडसेट रखते हैं नहीं, वी मस्ट अचीव परफेक्शन। देयर इज इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, लेट्स मेक इट इक्वल। तो उनको पता है कि समाज को का परफेक्ट फॉर्म क्या है, उसे कैसे अचीव करना है और उसकी क्या कॉस्ट है, उससे उन्हें मतलब नहीं है। जो भी कॉस्ट है, वह समाज को देनी पड़ेगी और हम उसे अचीव करके रहेंगे, चाहे उसका जो भी कॉस्ट हो। तो वह कॉस्ट कितना होता है? उससे का क्या-क्या निकल के आते हैं? उससे निकल कर आता है टोटलिटेरियन रेजिम्स, डिक्टेटरशिप्स। तो इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी वामपंथी विचार को बिना डिक्टेटरशिप के लागू किया ही नहीं जा सकता। तो वामपंथ किस चीज के पीछे पड़ा है? वह समानता के पीछे नहीं पड़ा है, वह पावर के पीछे पड़ा है। पावर क्या होती है? पावर आपको कैसे मिलती है? दूसरों से छीनकर। यह एक अंतर है। एक व्यक्ति बिना दूसरे से छीने हुए धनी हो सकता है। हम और आप दोनों धनी हो सकते हैं। आज के दिन में समाज में जितने संसाधन है, समाज की जो अवस्था है, हम सभी आज 100 साल पहले जो कुछ था हमारे पास, सबके पास आज उससे अधिक है। 500 साल पहले जो था, सबके पास आज उससे अधिक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना एक व्यक्ति से लिए हुए दूसरा व्यक्ति पहले से धनी नहीं हो सकता। यह संभव है। लेकिन यह संभव नहीं है कि बिना एक व्यक्ति का पावर लिए हुए दूसरा व्यक्ति अधिक पावरफुल हो जाए, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा दूसरे के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। तो जब तक मैं आपकी लाइफ डिक्टेट करूं, यह मेरा पावर है, या आप मेरी लाइफ डिक्टेट करें, यह आपका पावर है। तो यह बिना एक व्यक्ति के हाथ से पावर छीने हुए अचीव हो ही नहीं सकता। तो जब आप पावर को कंसंट्रेट करते हैं और एक व्यक्ति के हाथ में देते हैं या एक केंद्रीय सत्ता के हाथ में देते हैं, तो आप बाकी समाज के हाथ से छीनते हैं। जबकि यही बात धन के साथ नहीं है। पूरा समाज धनी हो सकता है पहले से बेहतर, लेकिन असमान होगा। कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा, पर हर कोई पहले से बेहतर, पहले से अधिक संपन्न हो सकता है, यह संभव है।
लेकिन यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हर कोई पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाए। हर कोई पहले से अधिक शक्तिशाली होने का तरीका यही है कि केंद्रीय सत्ता नहीं, कम से कम इंटरफेयर करे लोगों की लाइफ। लेकिन जब आप एक आइडियल अचीव करने के फेर में पड़ते हैं, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि उसको आप किसी एक सेंट्रल फोर्स से पूरे समाज पर इन्फोर्स करें। तो उसका नतीजा क्या होगा कि एक व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होगा और बाकी सब अपनी स्वतंत्रता, अपनी लिबर्टी उसको सरेंडर करेंगे। तभी आप एक आइडियल अचीव कर सकते हैं। दिस इज द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग व्हिच कुड नॉट हैव बीन अचीव्ड अदरवाइज विद द नेचुरल इंटरैक्शन ऑफ नॉर्मल पीपल। तो जब आप वह स्थापित करेंगे तो कैसे स्थापित करेंगे? लोगों की आजादी छीनकर। तो वामपंथ क्या करना चाहता है? वामपंथ सत्ता का खेल है। वह आपसे आपकी आजादी छीनना चाहता है और सबको गुलाम बनाना चाहता है। तो दुनिया में जहां कहीं भी वामपंथी शक्तियां मजबूत होती हैं, व्यक्ति अपनी आजादी लूज करता है और पहले से कमजोर होता है और गुलाम बनता है। तो यह एक क्विक, मैं कहूँगा रश्ड ओवरव्यू है वामपंथ का, वामपंथ के विभिन्न रूपों का और वामपंथ के सेंट्रल इंटेंशन का, केंद्रीय नियत जो होती है वामपंथ की वही है और उसके रूप बदलते रहते हैं। तो उसके विभिन्न रूप हैं, पर उसकी नियत एक है और उसका मेथड भी एक है, वह है क्रिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आप जहां कहीं भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले व्यक्ति को देखें कि वह अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, उसकी नीयत देखें और अगर दोनों चीजें मैच कर रही हैं तो वह वामपंथी। तो वामपंथ को एक पॉलिटिकल पार्टी का में होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आज के दिन में वामपंथ हर जगह से अपनी राजनीतिक शक्ति को खोकर भी, चुनाव हार कर भी पहले से अधिक प्रभावी, पहले से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। इसके साथ ही मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आशा है इस डिस्कशन से बहुत सारे प्रश्न उभरेंगे और बहुत लोग जो बहुत समय तक वामपंथ के प्रति एक सकारात्मक विचार रखते हैं। मैं उन लोगों से सबसे अधिक प्रश्नों की अपेक्षा करूँगा कि आप लोग अपने प्रश्न पूछें और कल इसी समय मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा और आप सबको इतने धैर्य के साथ इतने देर तक मेरी बात सुनते रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।